देखो कल अपनों ने क्या पढ़ा था, कल अपने ने रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ खास बातें ध्यान में रखी थी। वो बातें क्या क्या थी? पहली चीज ये थी कि शरीर के अंदर क्या होती है, रक्त वाहिनियां। सारी क्लियर है? इसके बाद में लास्ट में अपने पढ़ा था कि रक्त से संबंधित जो अंग है वो कौन कौन से। ठीक है, अपना जो सेशन है वो है सेकंड सेशन के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, हृदय की बात करेंगे। पहला ऑर्गन शुरू करते हृदय। 3 अंग बताए थे, हृदय, एक बताया था किडनी, और एक और कौन सा था, फेफड़े की अपने बात करेंगे श्वसन तंत्र के अंदर, और किडनी किस में आती है, उत्सर्जन तंत्र में, है ना। अभी हमारे रक्त के अंदर एक ही अंग काम आ रहा है, वो कौन सा है, हार्ट है या फिर हृदय है। तो हेडिंग डाल लो मानव हृदय। ठीक है, मानव हृदय। कुछ खास बातें पहले पढ़ते हैं। पहली बात, ये होता कहां पर है, यानी इसकी स्थिति। दूसरी बात अपने ये पढ़ेंगे कि इसका निर्माण किससे होता है। तीसरी बात ये पढ़ेंगे इसका कुछ वजन भी होगा और इसकी कुछ लंबाई भी होगी, कुछ चौड़ाई भी होगी, और इसका कुछ कार्य भी होगा। अगर मैं आपसे पूछूं मानव हृदय कहां पाया जाता है, बाईं तरफ के दाईं तरफ, बाईं तरफ में कौन कौन सहमत है। फेफड़े का, अगर मैं बोलूं कि हृदय का संबंध है ना, वो शरीर के किस अंग से है, हृदय का संबंध शरीर के किस अंग से है, फेफड़े से। देखो हमारे 2 फेफड़े हैं, फेफड़े होते हैं हमारे कुछ इस आकार के। बायोलॉजी के अंदर एक चीज ध्यान रखना कि जितने टॉपिक चलेंगे ना, मेरा बायां भाग डायग्राम का बायां होगा, आपका नहीं होगा। जैसे मैं यूं खड़ा हूं तो बायोलॉजी के अंदर खड़ा होके ऐसे समझाया जाता है कि ये बायां फेफड़ा है, ये मेरा बायां है, ये मेरा दायां। बायां दायां में किसी को दिक्कत नहीं है? दिक्कत है तो बी डी, 2 शब्द याद रख लेना, बी डी। बी से बायां, डी से दायां। कहीं भी घूम जाओ 360 डिग्री के कोण पे, अब मैं यूं खड़ा हूं तो ये मेरा बायां और ये मेरा दायां। अगर मैं इधर घूम जाऊं तो ये मेरा बायां और ये मेरा दायां। समझ गए? बी से बायां, डी से दायां, बी डी याद रखना। ये मेरा बायां फेफड़ा है। बायोलॉजी में मेरा बायां ही डायग्राम का बायां माना जाएगा और मेरा दायां ही डायग्राम का दायां माना जाएगा। बायोलॉजी में हर चीज, ये मेरा बायां फेफड़ा है। आप उधर बैठे तो आप यूं नहीं कहोगे कि ये बायां फेफड़ा है, इधर इधर ऐसे। बायोलॉजी में मेरा बायां डायग्राम का बायां ही रहेगा। जबकि हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे जब रसायन विज्ञान, तो उसमें उल्टा हो जाता है। जैसे आप बैठे हो ऐसे चलता है, आवर्त सारणी होती है ऐसे बनाते हैं अपनी, तो ये बायां ये दायां। क्योंकि आप तत्व पढ़ो तो ऐसे करके पढ़ोगे ना कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे पढ़ोगे तो आपका बायां बाएं रहेगा और आपका दायां। केमिस्ट्री में तो आप पर लागू होगी ये चीज। बायोलॉजी में सारे अंग अगर कोई बंदा पढ़ाएगा, ठीक है, या कोई एक स्केलेटन पढ़ा, कंकाल पढ़ा है किसी मनुष्य का, सामने रखा हुआ है, उस कंकाल का बायां ही आपको मानना पड़ेगा ना। ऐसे मान लो मैं कोई मनुष्य नहीं हूं, मान लो मैं एक कंकाल हूं, ऐसे मान लो मैं मृत हूं, क्यों मान लो, तो मेरा बायां बायां ही होगा। आप सामने से खड़े हो तो आप ये थोड़ी मान लो कि ये इसका बायां हाथ है, ऐसा नहीं होगा। दर्पण वाला सिस्टम हो जाता है बायोलॉजी में। तो ध्यान रखना, बायोलॉजी में सारे अंग ऐसे चलेंगे टोटल। मेरा बायां डायग्राम का बायां, मेरा दायां डायग्राम का दायां। इतनी बात क्लियर? अब देखो ये जो दोनों फेफड़े होते हैं ना, ये बायां फेफड़ा हो गया और दायां फेफड़ा हो गया। ये दाएं फेफड़े के नीचे ना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसको अपने नाम देते हैं यकृत या फिर लिवर। ठीक है, ऐसे द्विपालित एक संरचना होती है लीवर। इस प्रकार से 2 पालियां होती है लीवर के अंदर। और ये जो ऊपर से हमारे मुख से एक नलिका जाती है जिससे भोजन लेते हैं, ग्रसनी, ये ग्रसनी ऐसे जाएगी ना तो ये बाएं फेफड़े के नीचे जाकर के एक जे आकार की संरचना बना लेती है,
जिसको हम नाम देते अमाशय। अमाशय बोल दो, उदर बोल दो, पेट बोल दो। अब रही बात इन दोनों फेफड़ों के बीचों बीच मानव शरीर की एक मांसपेशियों से बनी हुई संरचना धसी रहती है, जिसको हम नाम देते हृदय। हृदय ना तो बाईं तरफ होता है ना दाईं तरफ होता है, दोनों फेफड़ों के बीचों बीच होता है। फेफड़े किस आकार के है? ये तल कौन सा दिख रहा है आपको? ये तल कुछ इस आकार का है, ऐसे ऐसे दोनों फेफड़े हैं। इनको बंद करो, इनके बीच में हमारा हृदय है। हृदय की संरचना तो होती है ऐसी, ये संरचना है दिल की। अब तल देख लो, 1 2 3 त्रिकोणीय है। हम अलग इस प्रकार से क्यों बनाते? क्योंकि दोनों फेफड़े ऐसे हैं, ऐसे इनको बंद कर दिया, इनके बीचों बीच हमारा हृदय है। अब रही बात, इस संरचना को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कलाकारी करते हैं, क्योंकि इंडिया में कलाकारी पैदा होते हैं, ऐसे कर देते हैं और एक नई संरचना निकाल देते हैं। क्योंकि नई नई नमूनों के अगर प्रकार करें तो संरचना बनाते हैं वो जो आप डायग्राम के अंदर बनाते हो ना, वो वाली संरचना। अब रही बात, अगर बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। 1.5 से 2 किलो इसका वजन होता है। 1400 से 1800 ग्राम लीवर का वजन है। लीवर तो बना हुआ मांसपेशियों से, फेफड़ा बना हुआ हड्डियों से। तो बताओ, जब एक भ्रूण का विकास होगा, आ जाओ, जब एक भ्रूण का विकास होगा तो पहले उसकी मांसपेशियां बनती है, फिर हड्डियां बनती है। कोई भी भ्रूण का विकास होगा, सबसे पहले उसकी मसल्स बनेगी या फिर हड्डियां बनेगी? तो ये मेरा बायां, ये दायां, ये दाएं फेफड़े के नीचे यहां पर लीवर है और वजन में 1.5 से 2 किलो का मांसपेशियों से बना हुआ है। तो आकार भी बड़ा ही है। आकार बड़ा है, पहले मांसपेशियां बनेगी, हड्डियां बाद में बनेगी। फेफड़े में हड्डियां हैं, लीवर के अंदर खाली मसल्स है, तो आकार में बड़ा होने के कारण लीवर अपना स्थान पहले ही ग्रहण कर चुका होता है। अब सपोज यूं करो कि बड़ा है तो जगह भी ज्यादा घेरेगा। तो लीवर है ना, इस दाएं फेफड़े पे दबाव डालता है कि चल भाई ऊपर चल, जगह दे, 1.5 से 2 किलो का जुगाड़ है। बोलेगा जगह दे, ऊपर चल, ऊपर। ऊपर से हमारे कंधे की क्लेविकल बोल और स्कैपुला, 2 हड्डियां ये आ गई। तो ऊपर से कंधा बोलेगा किन्ने मुंह चक्क्यो है, नीचे चाल। तो इस फेफड़े पे नीचे से तो लीवर दबाव डाल रहा है, ऊपर से क्लेविकल हड्डी और स्कैपुला हड्डी वो दबाव डाल रही है। बेचारा बीच में पिस गया। पिसने के कारण बंट गया 3 भागों में, 1 2। बाएं फेफड़े के नीचे, बाएं फेफड़े कुछ नहीं है, पेट है, उदर अमाशय छोटा सा है, 22-23 सेंटीमीटर का, तो 2 ही भागों में रहता है। पेपर में क्वेश्चन आता है, मानव का कौन सा फेफड़ा द्विपालित होता है, कौन सा त्रिपालित होता है? अब इनके बीच में धसी हुई संरचना है, वो क्या है? अब सपोज करो, मान लो ये हमारा हृदय है ना। अब रही बात, आप सोचो, हृदय का जो जो भाग दाएं फेफड़े के संपर्क में आएगा उसमें वाल्व या कपाट कितने बन जाएंगे? देखो 3 ही बनेंगे, क्योंकि त्रिपालित है, इधर 2 ही बनेंगे। तो वो कौन सा है? द्विपालित है। तो बायां फेफड़ा भी द्विपालित और हमारे हृदय के बाएं भाग में कपाट या वाल्व भी 2 ही होते हैं। दायां फेफड़ा भी त्रिपालित और हृदय के दाएं भाग में कपाट भी 3 होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा, सर बाल क्या होते हैं? बाल किसी ने पूछा था। बाल नहीं होते, वाल्व होते हैं। इनको कहते त्रिवलनी कपाट, इनको कहते द्विवलनी कपाट। ये जब खुलेंगे ना, ऐसे कपाट पड़े, ऐसे प्रेशर पड़ा ब्लड का, धक 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 धक, ये ध्वनि आ रही है, किसके कारण? इनके कारण आ रही है। पर याद रहे, जो हमारा बायां फेफड़ा होता है उसमें हृदय हमारा लगभग 70% धसा हुआ रहता है और लगभग 30-29% है ना, वो दाईं तरफ होता है। इसलिए में धड़कता हुआ प्रतीत होता है बाईं तरफ, जबकि बाईं तरफ नहीं होता, दोनों फेफड़ों के बीचों बीच होता है। यानी रियल में अगर आप मानो, हमारा हार्ट ऐसा होता है, ऐसा, इस प्रकार से बंद मुट्ठी। अब ऐसे कपाट है, इसको कहते हैं धक 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 धक, ये त्रिवलनी द्विवलनी ऐसे चल रही है। तो ये लगभग 70% बाईं तरफ धसा होता है, वाल्व होते ऊपर, जब ये खुलेंगे बंद होंगे धड़कता हुआ बाईं तरफ प्रतीत होता है। बाकी हमारा हृदय होता कहां है? दोनों फेफड़ों के बीचों बीच होता है।
फेफड़े की संरचना है अवतलाकार की। ये कौन सा भाग है? अवतल, उत्तल समझाए थे, अवतल है। इसको जब बंद करते हैं ना तो फिर एक नई संरचना हम निकाल के दे ये। बाकी ऐसा हृदय होता नहीं है, हृदय होता है बंद मुट्ठी के समान। ठीक है, तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे मानव हृदय का संबंध किस अंग से? फेफड़े से है। दोनों फेफड़ों के बीचों बीच हमारा हृदय है। ये शुद्ध रक्त ऐसे शरीर को दे देगा यहां से, और अशुद्ध देगा दोनों फेफड़ों को। वो शुद्धिकरण करेंगे, वापस दिल में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब आपसे पेपर में पूछते हैं कि द्विवल्नी कपाट, त्रिवल्नी कपाट कहां पाए जाते हैं? पहली बात, मानव हृदय की स्थिति कहां है? तो आप बोलोगे 70% बाएं फेफड़े में है, तो हम बाएं तरफ ही मानेंगे। तो हम बोलेंगे बाएं फेफड़े की अवतली, बाएं फेफड़े की अवतली खांच में, क्योंकि फेफड़े कैसे हैं? ऐसे हैं हमारे। बताया था ये कौन सा तल है? ऊ से उबरा, ऊ से उत्तल। फेफड़े तो ऐसे, ये कौन सा है? अवतल, गुफा के जैसी आकृति, कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव। तो बाएं फेफड़े की अवतली खांच में हमारा हृदय पाया जाता है। रही बात निर्माण किससे होता है? निर्माण होता है इसका भूरणीय मेसोड्रम से। अब रही बात, ये मेसोड्रम क्या है? नाम आते हैं, मेसोड्रम, एक्टोड्रम, पोमोड्रम, पैक्टोड्रम, लैक्टोड्रम, ऐसे नाम आते हैं। ये मेसोड्रम क्या चीज है? हृदय किससे बनेगा? जब शिशु 9 महीने 280 से 288 दिन मानते हैं सामान्यतः डिलीवरी के, तो 280 से 288 दिन तो भ्रूण कहाँ है? मादा की गर्भ के अंदर ही है, तो वो 9 महीने जीवित तो रहेगा, वही उसका हृदय बनेगा। हृदय बनेगा किससे? उसको ऊर्जा मिलेगी। तो क्या 9 महीने शिशु जो बन रहा है, 9 महीने का भ्रूण विकसित होकर के शिशु बन रहा है, वो गर्भ के अंदर जीवित है? जीवित तो है। तो जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उसको ऊर्जा मिल रही है? मिल रही है। तो क्या शिशु यूं बोलता है क्या मुझे रोटी दे दो? मां ही पोषण खाएगी, मां ही उसे पचाएगी, और पचा पचाया भोजन जाएगा गर्भ के अंदर। किससे? एक नलिका होती है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा, अपरा कहते हैं हिंदी में, अपरा, प्लेसेंटा। तो मां ने जो पोषण खाया है ना, वो पचा पचाया पोषण नाभि से एक नलिका जुड़ी होती है शिशु तक, जिसका नाम होता है प्लेसेंटा या अपरा। उससे वो भोजन जा रहा है, तो पचा हुआ, उसको कहते हैं मेसोड्रम। उससे बनेगा उसका हृदय। प्लेसेंटा देखिए, पेपर में क्वेश्चन आया था कि मां के गर्भ से शिशु तक कौन सी नलिका पोषण उपलब्ध करवाती है? प्लेसेंटा करवाती। प्लेसेंटा देखिए किसी ने? सबने देखी? कहां देखी? बिल्कुल, हाँ सही। गाय जब बछड़े को जन्म देती है ना, तो उसके सेंटर पॉइंट में जहां से वो मूत्र विसर्जन करता है, एक काली काली एक पाइप सी लटकती रहती है, वो प्लेसेंटा ही होती है प्राणियों, वो टूट जाती है। बछड़े की तुम देख पाते हैं, पर मादा की हम देख नहीं पाते। मादा में जब स्त्री या फिर पुरुष, स्त्रीलिंग बोल दो या फिर पुल्लिंग बोल दो, नर या मादा का जब जन्म होता है ना, तो नाभि से ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है ना, उसको काटता है प्लेसेंटा को, और उस पर गांठ लगा देते हैं ताकि शिशु का ब्लड और ना बह जाए। गांठ नहीं लगेगी ना तो शिशु का ब्लड बह जाएगा। वो जो पाइप सी लटकती हुई है ना, छोटा शिशु होगा ना, उसकी नाभि बाहर निकली होती है, नोटिस कर लेना, वहां से प्लेसेंटा जुड़ी होती है। उसको काट के बाद में गांठ लगाते हैं कि वो मृत्यु तक है। जब शिशु बड़ा होता जाता है, वो सूखती जाती है, उसको खत्म हो जाती है अपने आप ऑटोमेटिक। बछड़े में आप इसको आराम से देख सकते हो, वहां से जो पोषण जा रहा है उसका नाम क्या? मेसोड्रम। तो एग्जाम में पूछते हैं मानव हृदय की उत्पत्ति किससे होती है? मेसोड्रम से, एक्टोड्रम से, पोमोड्रम से, पैक्टोड्रम से। उत्तर क्या होगा? अब बात करें वजन की, तो वजन अलग अलग प्रकार से है। इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं, नर और हृदय की बात हो रही है। आदमी का दिल बड़ा होता है, सिंपल बात है ना, आदमी का दिल बड़ा होता है, इसलिए बहुत सारी चीजें है ना आसानी से हम ग्रहण कर लेते हैं। कुछ भी आ गया, दुख आ गया, सुख आ गया, है ना। दुख भी होता है तो कई बार थोड़ा समय, अल्प समय के लिए मनुष्य उससे ग्रसित हो जाता है, बाद में बोलते हैं चल आएगी, अगर कोई नहीं, जान दे, तेरे दिख जी तो मेरी दिख जी, है ना। तो मनुष्य का दिल बड़ा, आदमी का दिल होता है मोटा, लुगाई का दिल होता है छोटा, इसलिए सहन नहीं होता। मादाएं आसानी से आंसू निकाल देती है, रो के दिखा देती है ना। अब आपको नहीं पता, वो मगरमच्छ के भी आंसू हो सकते हैं, ठीक है। तो पुरुष वहां पे पिघल जाता है कि कोई बात नहीं, मेरी गलती, मुझे माफ कर दो, है ना। जब एक नर आसानी से रोता नहीं है, रियल है ना, रोता नहीं है मनुष्य, कारण दिल बड़ा है हमारा। कितना बड़ा है? इतना भी बड़ा नहीं है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। कितना? तो नर का हृदय होता है 300 से 350 ग्राम का,
1 पाव से थोड़ा सा ऊपर होता है। और मादा का हृदय होता है वो होता है 250 से 300 ग्राम का। अगर आपसे पूछे इस सामान्य नर के हृदय का वजन कितना होता है, 300 350 ग्राम, और मादा के हृदय का वजन पूछे तो सीधा पूछे मनुष्य के हृदय का वजन तो लगभग आप 300 ग्राम मानोगे, पर वो नर और मादा दे तो डिफाइन करना, वरना 300 ग्राम ही ऑप्शन है। अब ऐसा कभी नहीं आएगा कि 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 350 ग्राम, ऐसे ऑप्शन कभी नहीं आते। ठीक है। लंबाई, मानव हृदय की सामान्य लंबाई होती है 12 से 13 सेंटीमीटर। स्केल होता है ना, स्केल फुटा, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर स्केल आता है, वो 15 सेंटीमीटर का होता है, उसमें थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर घटा दो, उतना बड़ा हमारा हृदय होता है। लंबाई तो ये होगी, चौड़ाई लगभग हृदय की चौड़ाई होती है। और काम तो आपको सबको पता है, रक्त की पंपिंग करना, ये इसका है काम। इतनी बात समझ में आई? कुछ और भी खास खास बातें हृदय के बारे में, पहले इतना उतार लो। सबसे पहले क्वेश्चन सिंपल सा, मानव हृदय का संबंध शरीर के किस अंग से? फुफ्फुस, फेफड़े से। फेफड़े के या फुफ्फुस के कौन से तल में हृदय पाया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल, उत्तल, उभय उत्तल। उत्तल होगा, अवतल। मानव हृदय की उत्पत्ति किससे होती है? एक सामान्य वयस्क नर के हृदय का वजन कितना है और मादा का? मानव हृदय की लंबाई, चौड़ाई और रक्त की पंपिंग करने वाला अंग। अब जो हमारा हृदय है ना, सामान्यतः ये फटता नहीं है, ये कारण है। ये जो आपका हृदय है ना, इसके चारों तरफ एक छोटी सी परत पाई जाती है, इस परत को नाम देते सुरक्षा कवच। सामान्य बाहरी आघात से आपके हृदय की सुरक्षा करेगा, वो होगा हृदय का सुरक्षा कवच, और सुरक्षा कवच होगा, उसका नाम होता है पेरिकार्डियम। पर एक बात ध्यान रहे, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि मानव हृदय का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? सोचो, मान लो ये जो मैंने ब्लेजर पहन रखा है, ये मान लो बुलेट प्रूफ है। सोचो इसे, तो सुरक्षा किधर से होगी? बाहर से होगी कि अंदर से होगी? बाहर से होगी। कोई मेरे पे गोली दागेगा तो ये बुलेट प्रूफ है, तो गोली रोकेगी उसको ना, तो उसकी गति को, वेग को कम करेगी। तो सुरक्षा बाहर से होगी कि अंदर से? तो ये सुरक्षा कवच है, तो एक तो इसकी बाहरी परत होगी, एक आंतरिक परत होगी। अब दोनों परतों में अगर डिफाइन करना हो तो सुरक्षा कवच जो है ना, उसको भी आप 2 भागों में बांट लोगे। एक तो होगा बाहरी झिल्ली, एक होगी आंतरिक झिल्ली। बाहरी झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियम और आंतरिक झिल्ली का नाम होता है एपिकार्डियम। अब आपसे पेपर में पूछते हैं मानव हृदय का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, तो हृदय के चारों तरफ एक छोटी सी झिल्ली पाई जाती है, वो क्या करती है? किसी भी बाहरी आघात के दौरान मानव हृदय की सुरक्षा करती है। बाहरी आघात लगेगा तो वो सोचे कि दिल आपका फट ना जाए। एक तो फेफड़े का आवरण आ गया, मान लो हमारे शरीर में हड्डियां ना हो तो क्या होगा? यहां पे छाती पे कोई थप्पड़ भी मार देना तो आप मर जाओगे। सिर्फ फेफड़े की वजह से, कंकाल की वजह से आपका दिल सुरक्षित है। यहां कोई मुक्का भी मार दे अचानक से, हो सकता है कि कोई मरीज हो तो सांस चढ़ सके, मरे को नहीं, है ना। यहां पे आपके मार दो तो यहां पे आपकी क्या है? गोरिल्ला पंसली है। यहां मार दो किसी मनुष्य को, कितना ही खतरनाक भले क्यों ना हो, कोई तगड़ा हो, 2 ही अंग होते हैं जहां कमजोर आदमी अपनी सुरक्षा कर सकता है। 2 ही जगह होती है कमजोर आदमी अपना बचाव करने की। एक तो ये, कोई कितना ही भले खतरनाक क्यों ना हो, आपसे झगड़ा हो रहा, आप यहां पे खतरनाक एक पंच मार दो, यहां पे वो गिर जाएगा। यहां पे मारना नहीं है, कोई मर भी सकता है। और दूसरी कंडीशन होती है हमारे जननांग, उसके अंदर वृषण है, यहां पे लात मार दो, मारनी नहीं, मर भी सकता है इंसान। कमजोर अंग है शरीर के। तो कमजोर आदमी की सुरक्षा बता रहा हूं कि इमरजेंसी में कभी आपको आर्मी में ऐसा हो कि आपसे खतरनाक भी मिल जाए, तो तरीका देखना मारने का कि या तो यहां डाल दो या यहां डाल दो, काम खत्म, एवरीथिंग फिनिश, दी एंड हो जाएगा वहां पे। समझ रहे हो ना? यहां पे अगर डाल दिया ना तो आप समझ जाओ कि दी एंड ही है, कहानी खत्म है।
क्योंकि जननांग कमजोर है हमारे, वृषण है ना, ऊपर की तरफ गतिशील हो जाते हैं फिर, ठीक है ना, गोलियां खत्म हो जाते हैं अंदर से। तो ये दो अंग है। अब ये सुरक्षा कवच की बात करें तो अगर सीधा पूछे मानव हृदय का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, तो आप ये चीज सोचो, सुरक्षा बाहर से होती है कि अंदर से होती है? बाहर से होगी, तो उत्तर आपका होगा पेरिकार्डियम। मानव हृदय का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? पेरिकार्डियम क्या करता है? हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जो किसी भी बाहरी आघात के दौरान मानव हृदय की सुरक्षा करती है। बाहरी आघात है, बाहर से चोट लगे, भीतरी आघात किसी को लगा हुआ है तो भुगतो, कोई चांस नहीं है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं बनती यहां पे, आपके खुद का माइंड काम करेगा यहां। तो सीधा पूछे मानव हृदय का सुरक्षा कवच तो पेरिकार्डियम। अगर यूं पूछ ले मानव हृदय के सुरक्षा कवच की बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है और आंतरिक झिल्ली क्या कहलाती है? एपिकार्डियम कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? नोट कर लिया? नहीं किया? नोट करते रहो साथ साथ फटाफट। नहीं किया तो साथ में जो नोटबुक है ना उससे ले लेना, कोई फ्रेंड से ले लेना, कर लेना। अब रही बात, हृदय को और किन किन नामों से जानते हैं, इसके उपनाम क्या क्या है, अन्य नाम क्या क्या है? मानव हृदय को कहते हैं, पहली बात, शरीर का सबसे बिजी या फिर व्यस्ततम अंग। मानव शरीर का सबसे बिजी अंग कौन है? हृदय। कई लोग सोचते दिमाग होगा, दिमाग नहीं होता। जब आप सोते हो ना, आपका दिमाग विश्राम की अवस्था में आ जाता है, दिमाग विश्राम करता है, वो रेस्ट करता है। उस समय कल्पनाएं पैदा होती है, तो आपको सपने आते हैं, है ना। किसी के सपने में लड़ाई होती है, कोई सपने के अंदर बंदूक लेके दौड़ रहा है। जो ज्यादा गेम वगैरह खेलते हैं ना, उनके सपने में बंदूकें आती है ना। जो ज्यादा तैरने वाले उनके सपने में कभी बाढ़ भी आ जाती है, तो चारपाई भी गिली हो जाती है, कई बार स्वप्न दोष भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो अंग विश्राम करता है, मस्तिष्क आराम करता है। जब आराम करता है तब हमारा दिमाग है ना वो जगह स्थिर। तो अंदर के अंग है ना, आमाशय, अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, वो बोल रहे हैं कि भाई साहब बोर हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर तो टेलीविजन तो यहाँ पड़ा है, तो टेलीविजन तो बंद कर दिया, अब बोल रहे हैं कुछ तो दिखाओ यार, बोर हो रहे हैं। तो दिमाग अच्छा ये बात, तो वो नए नए पुराने वाले पीडीएफ निकालता है, उसको अपने सपना कहते हैं। बिना देखी हुई चीज का कभी सपना नहीं आ सकता। स्वप्न कैसी क्रिया है? दृश्य। बिना देखी हुई चीज का कभी भी सपना नहीं आ सकता। किसी के सपने में भूत आते हैं ना, तो हो सकता है आपने कभी कोई हॉरर मूवी देखी होगी, एक बार आपके नेत्र ने जो देख लिया, फिर आंखें खुली हो या बंद, सपने आते जाते रहते, देखने की जरूरत नहीं पड़ती बाद में। मार्केट में आप भीड़ में भी कई, मान लो कोई सपने में कोई आपके महिला आ गई, कोई सपोज करो, ठीक है, आंटी भी, भाभी भी हो सकती है, हो सकता है लड़की भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। आप सोच रहे हो कि सपने में ऐसी मेरे लड़की आई, तो आपने उसको कभी ना कभी देखा है। दिमाग आपका देखो मेमोरी कार्ड है 3000 जीबी का। अब सपोज करो आपके पास 32 जीबी का मेमोरी कार्ड है, उसमें कुछ आइटम भरा हुआ है, उसमें मैंने सॉन्ग डाल दिए, ऑडियो। तो कोई अपने मूवी ले लेते हैं, मान लो मैंने धड़कन फिल्म के सॉन्ग डाल दिए उसमें, है ना। अब मान लो मैं धड़कन फिल्म के सारे सॉन्ग रिमूव कर दूं उस मेमोरी कार्ड से, आपको मेमोरी कार्ड दूं, मोबाइल दूं, फिर आपको बोलूं कि धड़कन फिल्म का वो सॉन्ग चलाओ, क्या वो चलेगा? ऐसा नहीं कि यूट्यूब से चला दूंगा, वो नहीं चलेगा ना। तो मेमोरी कार्ड में जो है ही नहीं, तो उसकी फोटो कहां से आएगी? दिमाग हमारा 3000 गीगाबाइट का मेमोरी कार्ड है। आप भीड़ में कहीं जा रहे थे, मान लो आपके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है। कई बार होता है ना, आप बाइक चला रहे हो, तो बाइक भी आप चला रहे हो, पर दिमाग में एक बात भी चल रही है कोई, ऐसा होता है ना कभी, बाइक चल रही है, दिमाग में बात भी चल रही है, ये करना है वो करना है, शाम को साथ में बाइक भी चल रही है, तो आपका दिमाग दो तरफ क्रियाशील है। अब आप मार्केट में जा रहे थे भीड़ में, पल भर के लिए आप अपने मस्त अंदाज में जा रहे थे अपने काम से, अचानक से नजर पड़ी कहीं, नजर पड़ी, पड़ते ही हट गई, नजर पड़ गई, फोटो क्लिक तो हो गई। अब फोटो क्लिक हो गई, पर आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप कहीं और बिजी थे, आपका माइंड और बिजी था। जब आप सो रहे हो ना, विश्राम कर रहे हो, तो फिर वो वाली प्रतिलिपि निकल के आती है बाहर, उसको अपने सपना कहते हैं। तो बिना देखी चीज का कभी सपना नहीं आता। यहां पर इसलिए कहते हैं मस्तिष्क है ना, वो विश्राम करता है, तभी सपने आते हैं। तो सबसे बिजी अंग दिमाग नहीं है, हृदय। इसने अगर विश्राम किया तो काम तमाम। तो मानव शरीर का सबसे बिजी अंग या व्यस्तम अंग कौन है? हृदय। दूसरी बात,
इसको कहते हैं शरीर का गति प्रेरक। पेपर में क्वेश्चन आता है मानव शरीर का गति प्रेरक किसे कहते हैं? हृदय कहते हैं। क्यों? हृदय गति देता है किसको? ये हृदय है, ऊपर की ओर गति देगा किसको? रक्त को। शुद्ध आया, ऊपर की ओर गति दी, शरीर में गया। अशुद्ध आया, गति दी, फेफड़े में गया। तो मानव शरीर रक्त को क्या करता है? पंप कर रहा है, गति दे रहा है, इसलिए इसको गति प्रेरक कहते हैं। एक और नाम भी देते इसको, इसे मानव शरीर का पेश मेकर भी कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है मानव शरीर का पेश मेकर किस अंग को कहते हैं? उत्तर होगा हृदय। इसको पेसमेकर भी कहते हैं, इसको गति प्रेरक भी कहते हैं, इसको शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं व्यस्त? इसका भी कारण है। अब रही बात पेसमेकर क्या चीज है? हृदय घात के उपचार में एक उपकरण काम आता है जिसको पेसमेकर कहते हैं। जिसको हार्ट अटैक पड़ता है ना, दिल का दौरा पड़ता है, आप हॉस्पिटल लेके जाते हो, डॉक्टर उसको स्ट्रेचर पे लिटा के यहां से उसके ब्रेकियल बांध देता है इसे हाथ। उसके हाथ में एक प्रेस के जैसा, स्त्री के जैसे उपकरण सा होता है, उसको दबाता है। टीवी मूवी में देखा होगा ऐसे। वो जो प्रेस कर रहा है ना, वो क्यों दबा रहा है? वो इसलिए दबा रहा है ताकि कोरोनरी धमनी में फंसा हुआ कोलेस्ट्रॉल बाहर निकल जाए। अगर कोलेस्ट्रॉल बाहर निकल गया तो कहते हैं पहले दौरो पड़े बच गयो। अगर कोलेस्ट्रॉल बाहर नहीं निकला तो काम खत्म। वो जो उपकरण है ना, उसका नाम पेसमेकर होता है। पेसमेकर की वजह से हमारी धड़कन चालू हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पेसमेकर। तो मानव शरीर का पेसमेकर कौन है? गति प्रेरक कौन है? शरीर का सबसे बिजी अंग कौन है? इतनी बात समझ में आई? रफ कर दूं? नेक्स्ट। अब देखो, और जो है ना, कई बार क्या होता है, कईयों का हार्ट फेल हो जाता है। हृदय है ना, वो काम करना बंद कर देता है, फिर कईयों का हार्ट फेल हो जाता है। मैंने बताया भी था, आजकल तो गणकरा संघ फेल ही है अभी यहाँ, ठीक है। दिल टूट गया, दिल जुड़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। अब हृदय है, उसके अंदर हड्डी नाम की कोई चीज नहीं होती, खाली मसल्स है। फिर भी बहुतों का टूट रहा है आजकल, है ना। दिल टूट गया, काहे को टूट गया? हृदय टूटता ही नहीं। अब आप टूटे हुए दिल की एक संरचना बनाते हो अपनी तरफ से, एक नई नमूना, क्योंकि नमूने पैदा होते हैं इंडिया के अंदर, ये करके यूं बना देते हैं, ये दिल टूट गया। यार कई तो माई का लाल यहाँ गोलियां सा बना बना के नहीं, यहाँ कर गए ओ राजी हो गयो, ओ यहाँ कर दे ओ नाराज हो गयो, यहाँ अलग अलग तरीका हुआ है? ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जिसको आप तोड़ रहे हो ना, ये जो आप बता रहे हो कि हृदय के दो भाग हो गए, ऐसा होता नहीं है। ये प्राणियों झिल्ली है, इसको सेप्टम वाल कहते हैं। शिशुओं के अंदर जब कहते हैं नमूनिया हो गया, 1.5 साल का 1 साल का बच्चा भर्ती करवाते हैं कि हृदय के अंदर वॉल काम नहीं कर रहे, तो वो सेप्टम वाल होती है जो हृदय को श्वसन के लिए उत्तरदायी काम करवाती है। तो ये जो टूटता नहीं है, ये वाल है, बीच में से दीवार है। ऐसा जो आप हृदय बनाते हो उसमें दीवार है एक बीच में, उसको सेप्टम वाल कहते हैं। मानव हृदय को 2 समान भागों में बांटने वाली पट्टिका क्या कहलाती है? सेप्टम वाल। तो आपने सेप्टम दर्शाया, टूटा नहीं है। हड्डियां तो है ही नहीं, टूट कैसे गया? तो ये सारी चीजें बकवास है, क्योंकि वो आप दिमाग का खेल होता है। दिमाग को कुछ अच्छा लगा, वो आपके लिए फीलिंग है। दिमाग को अच्छा नहीं लगा, फीलिंग नहीं। फीलिंग आ रही है कि जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, आपके घर में मान लो एक कुत्ता है, और आप कुत्ते को बचपन से पाल रहे हो, आपको बेहद पसंद है वो, है ना। तो कुत्ते के साथ आपका अटूट प्रेम बन गया। आपकी एक बाइक है, आपके पसंद की बाइक आपके पापा ने आपको लाकर दे दी। सुबह जब उठोगे उसको धो के बढ़िया चमका के फिर बाहर निकलोगे, है ना। कुत्ता आपको पसंद आ गया, कुत्ते को घर पे बैठा लिया, कुत्ता घर पे। अब अगर कुत्ता का आपका संबंध है, आप घर पे गए, कुत्ता भाग के आएगा। अब 2 दिन भी अगर आपका कुत्ता अगर घर से गायब हो गया ना, तो आप पूरे मोहल्ला छान मारोगे कि मेरा कुत्ता कहां गया, है ना। कुछ संबंध बन गया, तो वो फीलिंग है। यार मान लो कोई ऐसा कुत्ता आपके घर पे रोज परेशान कर रहा है, डांग मार के बिन मार भी दे के दुख देना, रोज सेका है वो गंडक है, तो फीलिंग नहीं है। जो चीज आपके दिमाग को अच्छी लगी ना, वो फीलिंग है। आपने किसी नर को देखा, कोई जानवर को देखा, किसी महिला को देखा, देखकर अच्छा लगा, तो आप बोलोगे वाह क्या बात है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई आपका पुराना झगड़ा हो और आप कहीं जा रहे हो, पहले पुराना रिलेशन था मान लो, अब रिलेशन मान लो खत्म हो गया, अब आप मार्केट में जा रहे हो, आपके फ्रेंड साथ में है, बोला कि वो देख खत्म एडी आ गई, कहोगे ना। कोई पुरुष है, उसके साथ आपकी गहरी मित्रता थी, इतना विश्वास था कि भाई मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, यार भाई आपके 50,000 रुपये खा गया,
दिए नहीं उसने, झगड़ा हो गया भयंकर। फिर कभी आप मार्केट में जा रहे हो, वो देख तेरा फ्रेंड जा रहा है, ओ खत्म हो गया आदमी। वो फीलिंग नहीं है, बस ये दिमाग का खेल है, हृदय का कोई लेना देना नहीं। समझ में आई बात? तो इसको और चीजों के साथ जोड़ना नहीं है। अब रही बात, जो किसी का दिल अगर फेल हो जाता है ना, तो सबसे पहला कृत्रिम हृदय जो प्रत्यारोपण, शरीर के किसी भी अंग को शरीर से बाहर निकाल करके नया लगाना कहलाता है प्रत्यारोपण। दिल नया लगाया है तो बोलोगे हृदय प्रत्यारोपण। लीवर का ट्रांसप्लांट किया है तो वो यकृत प्रत्यारोपण। अब रेडीमेड दिल बनाया एक बंदे ने कि घनकरा सा तो फेल हो रहा है ही, तो एक बंदा आया कि सारा दिल फेल हुआ तो मैं दिल को इलाज कर शू। कृत्रिम हृदय का नाम होता है जार्विक 7। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ एक बार ये कि जार्विक 7 क्या है, ये क्वेश्चन था सीटेट में आया था, जार्विक 7 क्या है, तो नीचे लिखा होता कृत्रिम हृदय, उत्तर सही था वो। जार्विक 7 रेडीमेड दिल का नाम है। क्यों नाम है? क्योंकि इस कृत्रिम हृदय का जो निर्माण किया था ना, वो एक बंदे ने किया था, उसका नाम था रॉबर्ट जार्विक। रॉबर्ट जार्विक, रॉबर्ट जार्विक नाम के बंदे ने रेडीमेड दिल बनाया सबसे पहला, उसका नाम था जार्विक 7। उस बंदे के नाम पे रखा गया। जैसे आप कहते हो बल का मात्रक है न्यूटन, तो न्यूटन बंदा है, ऐसे जार्विक 7 नाम रखा गया। अब रही बात कि किससे मिलकर बनाया, तो रेडीमेड दिल जो होता है वो मिलकर बनता है प्लास्टिक तथा एल्यूमिनियम, जो कि धातु है, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। पृथ्वी के भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है। तो रेडीमेड दिल बनता है प्लास्टिक और एल्यूमिनियम से मिलकर के। वजन कितना होता है? उतना का उतना ही होता है, जितना लगभग जितना हमारा हृदय है ना 300 ग्राम का, इतना इसका वजन है। तो उसके सम्मान में नाम रखा गया इसका जार्विक 7। अब ये सबसे पहले लगाया किसने? तो विश्व के अंदर, अगर मैं पूरे संसार की बात करूं, विश्व में सबसे पहला हृदय प्रतिरोपण नहीं, सॉरी, किसने किया? एक डॉक्टर था, साउथ अफ्रीका में किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में 1867 के अंदर। उस बंदे का नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। उस बंदे ने दिल लगाया, पर वो पहली बार लगाया तो इसलिए वो आदमी सेट नहीं हो पाया और वो चाल तो रहे हो बैठो। भारत में लगाया गया एम्स के अंदर नई दिल्ली में डॉक्टर वेणुगोपाल शर्मा ने, अब वो बंदा जीवित रह गया। अब आजकल तो बहुत लग रहे हैं, शुरुआत की बात कर रहा हूं। पेपर में पूछेंगे विश्व में सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो आपको डॉक्टर का नाम याद रखना है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। इसने लगाया था कहां पर? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के अंदर लगाया था। और वो आदमी चाल तो रही हो अरबी बे साउथ हड़ता है, काला काला हो और तरह मोटा मोटा होता हुआ है ना, अजीब प्रकार का हो बे आंसर, नहीं तो यहाँ लगा रोन लाग रही। तो दक्षिण अफ्रीका में। अगर वो क्वेश्चन पूछे इंडिया के बारे में कि भारत में सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण, भारत में सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया, तो भारत में किया था डॉक्टर वेणुगोपाल शर्मा। ये पंडित जी आदमी थे, बढ़िया आदमी थे। सारा पंडित जी होम कौन करें, ठीक है, कुछ पंडित जी काम के भी होते हैं। वेणुगोपाल शर्मा कहां लगाया था, याद रखना एम्स। और एम्स कहां पर है सबको पता है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर लगाया गया था। भारत वाला जीवित रह गया था, ये वाला मर गया था, क्यों सेट नहीं हो पाया पहली बार। तो क्या पूछेंगे जार्विक 7 क्या है, तो उत्तर क्या होगा। और कृत्रिम हृदय का निर्माण किसने किया था? कृत्रिम हृदय किससे मिलकर निर्मित होता है? विश्व में सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, कहां पर किया था? और भारत में सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया, कहां पर किया था? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में कहां पर किया? एम्स के अंदर किया था, ठीक है। AIMS क्या है? एम्स नाम नहीं सुना गया, सारे जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है आजकल एम्स। दिल्ली के अंदर कोई समस्या होती है, कोई बड़ी समस्या होती है तो दिल्ली लेके जाते हैं, एम्स के अंदर ट्रीटमेंट होता है। इतनी बात समझ में आगे, उतार लिया इसको।
शांत हो जाओ। एक चीज और भी ध्यान रखना, अगर पूछे हृदय की संरचना कैसी होती है तो याद रखना बंद मुट्ठी के समान। संरचनाओं के अंग हैं अलग अलग प्रकार के। आमाशय की बात करेंगे तो जे आकार का होता है, यकृत द्विपालित होता है ना। छोटी आंत बड़ी आंत की बात करें वो कुंडलित होती है, ग्रसनी सीधी होती है। संरचना है मानव हृदय की संरचना कैसी होती है? बंद मुट्ठी के समान। अब मुट्ठी को बंद करो, इसमें तल कितने बन रहे हैं? बंद मुट्ठी में तल कितने बन रहे हैं? 1 2 3। मतलब कुछ यूं बन रहा है इस प्रकार से। और ये क्या, एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। तो अगर तुलना करें तल में तो हम कह सकते हैं कि मानव हृदय की संरचना होती है त्रिकोणीय। एंगल में पूछे तो त्रिकोणीय है। किस अंग से तुलना कर सकते हैं? मुट्ठी से। पेपर में पूछ ले मानव हृदय की संरचना होती है त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय, पंचकोणीय, अष्टफलकीय, ऐसे नाम आएंगे। तो त्रिकोणीय। मानव शरीर के किस अंग की संरचना बंद मुट्ठी के आकार की होती है? हृदय। इतनी बात समझ में आई? ये तो थी हृदय के बारे में सामान्य जानकारी। इसका काम है पंपिंग का। जब ये ब्लड को पंप करेगा तो वाल्व खुलेंगे बंद, तो ध्वनि ऐसे खुले, ऐसे वाल्व पड़े हैं मान लो हृदय के अंदर। अब यहां से नीचे में प्रेशर दूं, बिल्कुल हाथ को स्थिर छोड़ो, गई आ रहा धक धक धक, ये ध्वनि आ रही है, तो इसको नाम दे धड़कन। अब याद रखना एक चीज होती है हृदय चक्र, एक चीज होती है धड़कन। इन दोनों में फर्क है। पहले यूं पढ़ते धड़कन क्या है और हृदय चक्र क्या है। रफ कर दूं इसको, यहां तक किसी को डाउट? नेक्स्ट पॉइंट बनाओ धड़कन। धड़कन या हार्ट बीट की बात करती। धड़कन क्या चीज है? शांत हो रे, क्या खुसर पुसर चल रही है? पढ़ लो काम की चीजें। धड़कन की अगर बात करें, पहली बात धड़कन होती क्या है? डायग्राम बाद में बनाएंगे क्योंकि अभी इतना समय नहीं है। डायग्राम में कम से कम 20 मिनट लगेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। अभी आप यूं समझ लो, ये जो आपका हृदय है ना, ये तो हो गई सेप्टम वाल। यहां पर होते 3 कपाट या 2 कपाट। ये जो कपाट है ना, ये खुलेंगे और बंद होंगे। ये खुले तो शुद्ध रक्त शरीर में, ये खुले तो फेफड़े में अशुद्ध, इधर शुद्ध इधर अशुद्ध, ऐसे वाला वेस चल रहे हैं। तो ये जो कपाट फैल रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं, एक बार फैले एक बार सिकुड़े तो ध्वनि आएगी धक की। इसको नाम दे धड़कन। तो धड़कन की डेफिनेशन क्या बनेगी? हृदय के कपाटों का एक बार फैलना एक बार सिकुड़ना धड़कन कहलाता है। ऐसे खुले धक धक धक, ये ध्वनि आती है। इस ध्वनि को कहते हैं लबडब। ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि लबडब की ध्वनि का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय से होता है। ठीक है, तो धड़कन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? हृदय के कपाटों का, कपाट बोल दो इंग्लिश में वाल्व कहते हैं, वाल्व। ठीक है, वाल्व पूछा था किसी ने कि सर वाल्व क्या होते हैं, किसने पूछा था? ठीक है, वो ये होते हैं वाल्व। ठीक है, हृदय के कपाटों का एक बार फैलना। डायग्राम में बिल्कुल आसानी समझ आ जाएगा, डायग्राम बनाएंगे। हृदय के कपाटों का एक बार फैलना तथा एक बार सिकुड़ना। हृदय के कपाटों का एक बार फैलना तथा एक बार सिकुड़ना धड़कन कहलाता है। अब डेफिनेशन काम की है। क्यों काम की है? क्योंकि आलिंद और नीलों का फैलना और सिकुड़ना हृदय चक्र कहलाता है। कपाटों का फैलना और सिकुड़ना धड़कन कहलाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है, हृदय के कपाटों का फैलना और सिकुड़ना क्या कहलाता है? हृदय चक्र, धड़कन।
रक्तदाब, हाइपरटेंशन, ऐसे नाम आ जाते हैं। तो कपाटों का फैलना और सिकुड़ना क्या कहलाता है? धड़कन। अगर आया हृदय के आलिंद और नीलियों का फैलना और सिकुड़ना क्या कहलाता है? वो हार्ट साइकिल होता है, हृदय चक्कर। बाहर पड़ा पड़ा दिल यूं कर रहा है ना, वो धड़कन नहीं है, वो हार्ट साइकिल है, धड़कन अंदर चल रही है उसके, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? धड़कन। अब रही बात हृदय का काम क्या है? हृदय का काम है रक्त की पंपिंग करना। जैसे एक बार यू फैला, सिकुड़ा, धक, तो ये क्या कर रहा है? पंपिंग कर रहा है। तो एक धड़कन में मानव हृदय द्वारा कितना रक्त पंप किया जाएगा? जब एक बार बोलेगा ना धक, 70 ml रक्त को पंप कर देगा। 70 ml जानते हो? 70 मिलीलीटर। 30 ml 60 ml तो जानते ही होंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लो उसको, हो गया, ठीक है, समझ गए। समझदार आदमी को इशारा ही काफी। हंस क्या रहे हो? वही बात है, बोस को स्वभाव ध्यान कौन थान के देखो देर बार काट, तो वो नहीं है, ठीक है, समझो। एक बार जब फैलेगा ना, एक बार सिकुड़ेगा, 70 ml रक्त पंप। किसी को नहीं भी पता है 70 ml, चाय के ढाबे पे, पुराना कोई ढाबा है बना हुआ, वहां पे जो कांच के गिलास आते जिनमें चाय डालते छोटे छोटे, उस गिलास में थोड़ा सा इतना गिलास खाली है, वो 70 ml होता है, ठीक है। 10 रुपए 5 रुपए की चाय जो थे कांच के गिलास में, आजकल डिस्पोजल चलने का, पुराने ढाबे पे जाओगे ना, कांच के गिलास में चाय पीने का मजा ही अलग होता है ना। वो 70 ml का होता है, फिक्स है। बाकी 60 ml 30 ml तो समझ गए, नहीं समझे तो पैग बनते हैं, ठीक है ना। बार में जाते हो ना तो 30 ml के 2 लगा दो, 60 ml के लगा दो, वो 60 ml आता है तो उसे थोड़ा सा अबव 70 ml हो गया। तो है क्या होते हैं? कौन से? पतले मोटे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो परफॉर्मेंस के लिए होता है। ऐसे तो आप जाते हो तो वहां पे टीवी लगा होता है, टीवी का मतलब क्या है भाई? आप बार में जा रहे हो तो पीने जा रहे हो ना, आप मनोरंजन के लिए। अब बार में जा रहे हो, वहां पे नर्तकी भी होती है, बड़े बार में जाओगे डांस करते, मतलब क्या है? पैसा, ठीक है। वहां बैठे हो, 2 पैग लगाने के बाद में किसी कुछ मन और भी कर जाता है, तो फिर खर्चा बढ़ भी जाता है। तो वो सब क्या है? भावनाएं हैं, भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है। तो वो छोड़ो उसको। अब पहला क्वेश्चन, हृदय काम क्या? रक्त की पंपिंग करना। तो फिर एक बार धक बोलेगा तो कितना पंप करेगा? एक धड़कन में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा, पंप किए गए रक्त की मात्रा, जब एक बार धक बोलेगा तो ये 70 मिलीलीटर, 70 ml ब्लड पंप करेगा। अच्छा, अब मैं आपसे यूं पूछूं, 1 मिनट में हृदय द्वारा कितने रक्त की पंपिंग होगी? तो सोचो, सबको पता है 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार। अगर एक धड़कन में 70 ml पंप हो रहा है तो 72 धड़कन में कितना होगा? 72 × 70 कर लो, यही होगा। इसको आप डिवाइड करोगे 5040 ml आ गया। कितना आ गया? 5040। 5040 को आप यूं मान लो 5000 मिलीलीटर, 40 को भूल जाओ। 5000 मिलीलीटर का मतलब हो गया लगभग 5 लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर था? 1000। तो मतलब 1 मिनट में हृदय कितने रक्त को पंप करेगा? लगभग 5 लीटर। अब जरूरी नहीं है सबका दिल 72 बार धड़क रहा है, किसी का 72 है, किसी का 75 है, किसी का 78 भी है, किसी का 68 भी है, किसी का 65 भी है। 60 से लेके 80 के बीच अगर आपकी धड़कन है ना, नॉर्मल है, सामान्य अवस्था में। अभी आपकी धड़कन अगर 70 है तो आपकी तुलना मेरी 75 होगी, कारण मैं आप विश्राम की अवस्था में हो मेरी तुलना में, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। अभी दौड़ोगे तो आपकी धड़कन 85 भी हो जाएगी, क्योंकि आप विश्राम की अवस्था में नहीं हो, आप काम कर रहे हो, तो वो आपकी धड़कन बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो इसलिए सामान्य मान लेते हैं 4.5 से 5 लीटर। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है सीजीएल के अंदर कि 1 मिनट में मानव हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा, तो 5040 ml को लगा लो 5 लीटर। अब जरूरी तो है नहीं सबका 72 बार धड़केगा, किसी का 70 है, किसी का 65 है, किसी का 78 है, किसी का 75 है, तो 4.5 से 5 लीटर के बीच पंपिंग करता है। तो दूसरा क्वेश्चन, 1 मिनट में मानव हृदय द्वारा 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा
तो आपका उत्तर होगा 4.5 से 5 लीटर। एक मिनट में 4.5 से 5 लीटर पंप करेगा, तो बताओ 24 घंटे में कितना करेगा? एक मिनट में अगर 5 लीटर रक्त की पंपिंग हो रही है, 24 घंटे में कितनी की होगी बताओ? गणित कमजोर है क्या? एक मिनट में अगर 5 लीटर की पंपिंग हो रही है तो 24 घंटे में कितनी होगी? रवि बताएगा। रवि और कोई? अरे इसमें कैलकुलेशन वाली बात क्या है? एक मिनट में कितना पंप कर रहा है? 5 लीटर। 10 मिनट में 50 लीटर, तो 60 मिनट में 5 6 के 30, 300 लीटर। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में 300 लीटर, तो 24 घंटे में कितना होगा? 24 3 72, 7200 लीटर हो गया। कैलकुलेशन क्या है इसमें? 7200 लीटर रक्त हृदय एक दिन में पंप करता है। एक दिन का मतलब दिन नहीं है, रात भी शामिल होगी इसमें, 24 घंटे की बात कर रहा हूं। गांव में पानी वाला टैंकर आता है ट्रैक्टर के पीछे, वो लगभग 5,500 लीटर का होता है, किसी का 6,000 लीटर का होता है, और ये है 7,200 लीटर का। मतलब उस टैंकर से भी ज्यादा ब्लड ये पंप कर देता है 24 घंटे में। अब आप सोच रहे हो इतना रक्त आया कहां से? एक टैंकर ऊपर तो खून ही को नहीं आया, कहां से? मानव हृदय द्वारा रक्त के एक परिसंचरण में लिया गया समय कितना है? 23 सेकंड। ये वही बॉडी का 5 से 6 लीटर रक्त है जो 23 सेकंड में घूम घूम के बार बार हृदय के पास आ रहा है। टोटल जोड़ के बन जाता है 7,000 लीटर। यानी अगर आप तुलना करो तो इस कमरे में लगभग आप 4 फीट छोड़ दो छत नीचे, इसको भर लो, इतना रक्त हो जाएगा लंबाई तक पूरा। तो इसलिए ये कभी विश्राम तो करता ही नहीं होगा, इतना रक्त पंप कर रहा मतलब कि आराम नहीं करता। इसलिए मैंने बोला था मानव शरीर का सबसे बिजी अंग कौन है? इतना बिजी है ये। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं एक धड़कन में लगा समय, जब एक बार धक बोलेगा कितना के टाइम लगेगा? मानव हृदय द्वारा एक धड़कन में धड़कने में लिया गया समय कितना होता है? आपको ऑप्शन ऐसे आएंगे, ठीक है, ऐसे आ गया 0.8 सेकेंड, बी ऑप्शन आ गया 0.08 सेकेंड, सी ऑप्शन आ गया 1.2 सेकेंड, और डी ऑप्शन आ गया 2.1 सेकेंड। एक धड़कन में धड़कने में लगा समय निकालना है, मैथमेटिक्स है। जैसे आपको बचपन में कहा जाता था कि 20 रुपए में यदि 5 केले आते हैं तो 1 केले का मूल्य बताओ। 1 केले का मूल्य 5 रुपए है तो 25 किलो का मूल्य कितना? ऐसे पढ़ते हैं ना बचपन में, तो हम पक्षांतरण करते थे, फिर वो पक्षांतरण यहां पे चलेगा। जैसे कि एक धड़कन में लगा समय, तो बताओ 60 सेकंड में कितनी बार धड़क रहा है? सामान्य बोलोगे आप 72 बार। तो क्या मैं इसको यूं लिख दूं कि 72 बार धड़कने में लगा समय बराबर 60 सेकंड? अपने क्या निकालना है? समय निकालना है ना। तो 72 बार धड़कने में क्या लग रहा है? 60 सेकंड लग रहा है। 72 बार में 60 सेकंड। अपने क्या निकालना है? एक धड़कन निकालनी है, तो निकाल लो। ये 72 बार का मतलब 72 धड़कन है ये, तो यहां लिख दूं एक धड़कन, यहां कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। 60 तो पहले से पढ़ा ही है, 72 गुणा में था, पक्षांतरण करने पे भाग में जाएगा। भाग दोगे जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओगे 0 लग गया। 72 8 600 होता है, मतलब 0.8 सेकंड में एक बार बोलेगा धक। तो एक धड़कन में मानव हृदय द्वारा धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड बोल दो, 0.8, कोई पॉइंट से पहले के 0 कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। 0.8 बोलो, 0 पॉइंट कैसे भी, तो एक धड़कन में टाइम कितना लगता है? इतना। अब किसका दिल कितनी बार धड़कता है ये बात मायने रखती है। सबका दिल धड़कन समान नहीं होती। डरपोक आदमी है वो धड़कन के मारे मर भी जाता है, सुना होगा, खुशी के मारे मर गया, डर के मारे मर गया। 2 चीजें होती है ना, ज्यादा खुशी भी काम की नहीं है, ज्यादा डर भी काम का नहीं है। तो किसी को डराना नहीं चाहिए। किसी कमजोर आदमी को आप डराओ, ठीक है ना। बचपन में काम मतलब करते थे किसी को डराना, कि फ्रेंड होते थे 5-7 बैठ जाते थे गांव में, रात को गर्मियों का समय होता है ना, तो लोग बाहर निकल जाते हैं, पीपल चौक इधर होता है, वहां बैठ जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं ये, और तो वो देता वो आ जाएगा, उसको डराएंगे। तो भूत बन के किसी को आप डराओ
तो हो सकता है बंदा मर भी जाए। खरगोश होता है उसकी हार्ट बीट बहुत तेज होती है। खरगोश का बच्चा अगर आप घर पे पकड़ के पालोगे तो ज्यादा मात्रा में वो पहली बात जीवित नहीं रह पाएगा, रह भी गया अगर आपके अनुकूलन में ढल गया तो, वरना खरगोश को आप पकड़ोगे वो डर के मैंने मर जाता है। धड़कन उसकी 300 के आसपास होती है, जैसे पकड़ा हार्ट बीट बढ़ी, दिल उसका फट जाता है। तो धड़कन अलग अलग होती है, किसकी कितनी है। एक नर की धड़कन होती है 72 बार, 70 से 72 मानते हैं। एक आदमी का दिल धड़कता है 1 मिनट में 72 बार, लुगाई का धड़कता है 80 बार, एक बच्चे का दिल धड़कता है लगभग 180 बार, मैक्सिमम हमारा धड़क सकता है 150 तक। उसके बाद धड़का तो धड़कन इतनी तेज बढ़ेगी कि ब्लड का प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि धमनियां शिराएं आपकी फट जाएगी। धमनियां शिराएं फटी, शुद्ध अशुद्ध रक्त मिल गया, श्वसन बंद, काम खत्म। इसको कहते डर के मारे मर गया, खुशी के मारे मर गया। तो धड़कन अलग अलग है। अब ये धड़कन किसी ने तो मापी होगी, पेपर में आता है ये सामान्य नर की धड़कन दर कितनी होती है, उत्तर होता है 72 बार प्रति मिनट। मादा की धड़कन दर कितनी होती है, 80 बार प्रति मिनट। तो मादा की धड़कन हमारी तुलना में ज्यादा होती है, इसलिए नर की तुलना में मादाओं को ज्यादा डर लगता है। एक महिला अगर रात को निकलेगी अकेले, एक नर निकलेगा, दोनों में फर्क होगा। मादा को डर ज्यादा लगेगा, नर को डर कम लगे। कारण है कुछ हार्ट बीट ज्यादा होती है तो प्रेशर ज्यादा होता है उसमें ब्लड का। अब ये धड़कन किसी ने मापी होगी कि मादा की 72 है, सॉरी नर की 72 है, मादा की 80 है, शिशु की 180 है ना। और असामान्य अवस्था हमारी 150 है। एथलीट होता है उसका दिल 200 बार भी धड़क जाए उसका हार्ट नहीं फटता। क्यों? वो रोज दौड़ता है, डेली रोज दौड़ने के कारण उसने दौड़ की क्रिया के प्रति अनुकूलन प्राप्त कर लिया। अनुकूलन नाम आता है एक। अनुकूलन क्या है, थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, समझ लो अनुकूलन क्या होता है। सर्कस वाले रस्सी पे चल सकते हैं, आप चल सकते हो क्या? जितना आप दौड़ रहे हो आप धावक हो, आपकी तुलना में सामान्य इंसान दौड़ जाएगा क्या? बाबा रामदेव जो काम कर रहा है वो आप कर सकते हो क्या? कोई मनुष्य होता है कि यूं करके ऐसे अपनी हथेली है ना वो जमीन पे लगा देगा ऐसे करके, हर यूं कि अंगुलियां भी जमीन पे टच नहीं होती। पर रोज अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे ना तो एक सीमा ऐसी आएगी कि आप भी जमीन पे हथेली लग जाओगे। कारण क्या है? इसको कहते अनुकूलन। वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार शरीर को उसी वातावरण में ढाल करके सामंजस्य स्थापित कर लेना अनुकूलन कहलाता है। आप अगर एथलीट हो तो आप रोज दौड़ रहे हो, पहले दिन दौड़े आपकी सांस फूलेगी, पैरों में दर्द होगा, समस्याएं आएगी। 2 महीने 3 महीने 5 महीने से लगातार दौड़ रहे हो, अब आप में समस्या पैदा नहीं होगी। आप 10 किलोमीटर दौड़ जाओगे तो भी आपकी सांस नहीं फूलेगी। अब और आपकी तुलना में पहले दिन किसी ने दौड़ना स्टार्ट किया, वो 5 किलोमीटर जाने के बाद बैठ जाएगा कि मेरे कौन बाजी जी। ठीक है, अनुकूलन। रोज दौड़ रहे हो तो आपने दौड़ की प्रति अनुकूलन प्राप्त किया है। रस्सी पे सर्कस वाले बच्चे चल जाते हैं 8-10 साल के, कारण के काम है उनका, ये अनुकूलन है। वो रोज रस्सी पे चल रहे हैं तो क्या हुआ? रस्सी पे चलने का अनुकूलन प्राप्त कर लिया, है ना। बाबा रामदेव रोज काम कर रहा है योगा वाला, है ना। ये पूरा का पूरा आमाशय ऊपर डाल देता है ना, 1.25 आंख, देखा होगा ना। हाथ वाली जगह से लात निकाल, लात वाली जगह से हाथ निकाल लेता है, उल्टे पुल्टे काम करता है। कारण वो रोज योगा करता है, सर्कस करता है, उसका काम बन गया वो। इसको कहते हैं अनुकूलन। तो ये अगर धड़कन की बात करो तो अलग अलग समय में अलग अलग होगी। अब ये किसी ने मापी भी होगी, बिल्कुल। धड़कन दर का मापन करते एक यंत्र से, सबने देखा है। स्पाइग्मोमैनोमीटर होता है, वो रक्तदाब का मापन करता है, ब्लड प्रेशर का। डॉक्टर आता है आपके घर पे, कानों में डालता है, आपके हार्ट पे रखता है ना जो काला काला सा ऐसे, फिर वो 5-7 सेकंड रखता है, बोल देता है कि जीभ दिखा। अब बोल देता है हार्ट बीट नॉर्मल है, बीपी की समस्या को नहीं। फिर बोलता है मुंह खोल, आंख दिखा, नाखून दिखा, ऐसे करता है, पीलापन है, पीले चेक करता है ना डॉक्टर। वो स्टेथोस्कोपी होता है जो यहाँ पे लगा के वो चेक करता है। पेपर में पूछते हैं धड़कन दर का मापन करने वाला यंत्र। धड़कन दर का मापन करने वाला यंत्र, उत्तर है स्टेथोस्कोप। अगर आई स्पाइग्मोमैनोमीटर तो वो बीपी चेक करता है, रक्तदाब। यहां से बांधता है ना ब्रेकियल डॉक्टर, ऐसे एक ऐसे पड़ा होता है, उसमें पारा भरा होता है, फिर वो यूं पंप करता है, इसे पंप करके फिर इस पढ़ता है, इसे 120 से 80 के बीच आ रहा है, फिर बताता है आपकी बीपी बढ़ती है घटती है। वो स्पाइग्मोमैनोमीटर होता है, वो रक्तदाब का मापन करता है, ये नहीं है। अब रही बात स्टेथोस्कोप का निर्माण किसने किया था? पहली चीज, स्टेथोस्कोप का निर्माण किसने किया? एक महिला थी
जिसका नाम था रेने लेनी। रेने लेनी एक महिला थी, कहां की थी? स्वीडन की थी। एक महिला थी जिसका नाम था रेने लेनी, स्वीडन की महिला थी, उसने बनाया था ये। पेपर में पूछते स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया, निर्माण किसने किया था? रेने लेनी ने किया था। महिला थी, मतलब लोगों की लुगाइयां भी कामयाब है ना। अब पढ़ ली दसो भाई, बात सेल्फी लेने में कौन दप है जी। बिना काट रील बना लिया, रील बनाते बनाते रोड हो जिए, तो लोगों की लुगाइयां भी कामयाब, देख लो। तो बाहर के लोग इसलिए कामयाब है क्योंकि वो फोकस करते हैं, अपने एम पे फोकस करते हैं। अपने वाले क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, सारे दिन रील देखे बस। 1.5 GB का डाटा है, ये बेरोजगारी का एहसास नहीं होने देता। रहने लेनी महिला थी। अब 2 नंबर चीज पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, स्टेथोस्कोप नामक उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये काम करता है ध्वनि के परावर्तन पर। ध्वनि के परावर्तन पर। परावर्तन नाम आपने सुना होगा, रिफ्लेक्शन। परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर वापस लौटना। पृथ्वी पर जितनी चीजें आपको दिख रही है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिख रही है। ये अभी ये प्रकाश आ रहा है, हमारे पास प्रकाशिक स्रोत ये है, ट्यूबलाइट है, CFL जो लगी हुई है। इसका प्रकाश आ रहा है, मुझ पे टकरा रहा है, आपकी आंखों पर लौट रहा है, इसलिए आप मुझे देख पा रहे हो। और यही प्रकाश आप पर टकरा रहा है और मेरी आंखों पे लौट रहा है, इसलिए मैं आपको दिख पा रहा हूं। अब प्रकाश के परावर्तन के कारण सारी वस्तुओं में दिखती है। पेपर में क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुओं का दिखाई देना कौन सी घटना? परावर्तन है। अब इस दीवार के उस तरफ कोई बंदा खड़ा है, वो मुझे देख पाएगा क्या? प्रकाश का परावर्तन तो हो ही रहा है। सूर्य का प्रकाश तो आया, बंदे पे टकराया, दीवार पे है, पर दीवार है पारदर्शी सतह है, तो प्रकाश मुझ तक नहीं आया, तो मुझे कैसे देखेगा? और वही मैं उस कांच के सामने खड़ा हो जाऊं तो पारदर्शी है, तो बंदा मुझे भी देख पाएगा, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसलिए देख पा रहा है। परावर्तन प्रकाश का भी होता है और परावर्तन ध्वनि का भी होता है। परावर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश किरण का एक चिकनी या खुरदरी या अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ऐसे ध्वनि का परावर्तन होता है। आप कभी अगर टूरिज्म का काम किया, अगर कहीं घूमने गए हो, खुले एरिया के अंदर, कोई पहाड़ वगैरह हरियाली वाला, मतलब मौसम है बढ़िया, कहीं गए हो घूमने, आपने आवाज लगाई कि राम, सामने से वापस पूरा सुनाई देना चाहिए राम। आपने बोला सीता, सामने से वापस आएगा सीता। वो ध्वनि का परावर्तन है। ठीक है। हॉल में खड़े होकर आप कुछ बोल रहे हो, जैसे आपने बोला राम, फिर यूं हो रहा है राम 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 राम, वो परावर्तन नहीं, वो इको है, गूंज है। जैसे वो हेलो चेक करते हैं ना माइक वाले, वो परावर्तन नहीं होता, वो गूंज होती है, इको होती है, इको। थिएटर के अंदर कभी भी आप मूवी देखने जाओ तो नोटिस करना, तो दीवारें होती हैं उनको कभी चेक करना, उन पे ऑब्जर्वेशन के सरफेस लगे होते हैं। अगर थिएटर में अवशोषक सतह ना लगाई जाए ना तो आप मूवी नहीं देख सकते, गूंज उत्पन्न हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। तो वहां पर जो ऑब्जर्वेशन सरफेस लगी होती है ध्वनि के परावर्तन को अवशोषित करती है। अब परावर्तन होता कहां है? तो देखो, परावर्तन को समझने के लिए एक होता वक्ता, जो बोलता रहता है ना, या बोलता है, वो होता वक्ता। ठीक है, जो वक्ता रहता है, मैं नहीं हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। और एक होता सुनने वाला, वो होता श्रोता। इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है ना, न्यूनतम, वो होनी चाहिए 17.2 मीटर। उस कंडीशन में ध्वनि का परावर्तन संभव है। ये पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ध्वनि के परावर्तन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? 17.2 मीटर। मतलब मैं यहां से कुछ बोल रहा हूं, यहां अभी परावर्तन नहीं हो रहा ना, ये दूरी 17 मीटर नहीं है। मैं यहां से बोल रहा हूं 17.2 मीटर, कम से कम 18, 19, 20 मीटर हो तो हो ही जाएगा। कम से कम 17.2 मीटर दूरी खाली चाहिए। उसके बाद में कोई दृढ़ होना चाहिए, पहाड़, चट्टान, दोरो, टिब्बो, टिल्ला, कुछ भी, दीवार भी हो भले, तो ध्वनि का परावर्तन हो जाएगा। सूरतगढ़ में कहां हो सकता है ध्वनि का परावर्तन? तुम लोग जाते हो ना ग्राउंड में, वहां नहीं होता है। इधर की तरफ आप खड़े हो जाओ, उधर टीले हैं सामने, शाम के टाइम में शांत आवरण हो ना, जोर से आप आवाज लगाना, बिल्कुल माहौल मतलब शांत होना चाहिए, सुनाई देता नहीं क्योंकि पड़ोस में शोर हो रहा है। आवाज लगाओगे ना आप यहां से राम, सामने से वापस आएगा राम, सीता नहीं आएगी।
एक कलयुग है, ठीक है। अब एक कलयुग है, कलयुग में राम बोलने से हो सकता है सुनीता आ जाए, सुनीता भी आ सकती है। आप बोलो राम, सामने से आएगा रिया, सुनीता, कोमल, है वो अलग अलग है। इधर से आप बोलो सीता, सामने से आए डूंगर राम, मुकेश कुमार, रमेश कुमार, वो अलग है। तो ये चीजें नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जो बोलोगे भाई आएगा प्राणियों। तो इधर देखो, इसको आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको एग्जांपल बताया। ये जो आप ओवर ब्रिज जाए, इधर वाला चले जाओ, आप इधर वाला चले जाओ, लाइन पार जाते हो, ओवर ब्रिज आता है ना, उसमें कभी आप बाइक लेके जा रहे हो ना, तो सामने है ना कम से कम 17.2 मीटर से ऊपर दूरी है वो, वहां आप हॉर्न बजाना, सामने दीवार है, फिर एक दीवार इधर चली जाएगा बडोपल की तरफ, और एक लाइन पार कॉलोनी के अंदर चली जाएगी आरसीबी, वहां हॉर्न बजा के देखना, सामने से हॉर्न की आवाज वापस आएगी, वहां ध्वनि का परावर्तन संभव है। नगर पालिका ग्राउंड है या सुरतगढ़ का गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उसके अंदर चेक कर लेना आप, शाम के टाइम में आएगा। तो यहां भी क्या है, वो ध्वनि का परावर्तन है, देख रहे हो तो प्रकाश का परावर्तन है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, धड़कन दर का मापन करने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर होगा ध्वनि के अपवर्तन पर, ध्वनि के परावर्तन पर, ध्वनि के विचलन पर और ध्वनि के व्यतिकरण पर। उत्तर होगा ध्वनि के, और ध्वनि के परावर्तन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर दूरी पर ध्वनि का परावर्तन संभव है। इतना उतार लिया। चलो मिलते हैं कल, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे ब्रेक के बाद।